हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अगेन। अनुराधा कश्यप दिस साइड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया था, पेनक्रियास के बारे में हमने डिस्कस किया था इन द केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर, जो कि 11th क्लास का ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है। एंड ये लास्ट सीरीज़ में चल रहा है आपका चैप्टर जो है। इसमें आज मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज़ द ओवरी, इसके बारे में डिस्कस करवाऊँगी। एंड उसके अलावा कुछ हॉर्मोन्स हम पढ़ेंगे जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड से नहीं आते हैं, डिफरेंट पोर्शन से आते हैं। एंड फाइनली हम बात करेंगे नेचर ऑफ हार्मोन एंड द रिसेप्टर ऑफ हार्मोन एंड द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इन सब के बारे में आज हमने बात करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओवरी को शुरू करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरी भी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि हेट्रोक्राइन क्या होता है तो प्लीज़ समझ लीजिए, हेट्रोक्राइन आर दोज ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करती हैं। एक्सोक्राइन वो होता है जो अपने सिक्रीशन को सिक्रीट करता है, किस तरीके से, विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, लाइक मतलब वो डक्ट का यूज़ करता है और तब जाकर के अपना सिक्रीशन सिक्रीट करता है। बट एंडोक्राइन वो होता है जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली सिक्रीट करता है इन द ब्लड विदाउट हेल्प ऑफ एनी डक्ट। ओवरी क्या है? इट इज़ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन एंड इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो पेल्विक रीजन के पास होती है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। वन पेयर होती है। ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करती है, जहाँ पर oogenesis होती है, मतलब कि यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ ओवा होता है, एग का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है ये, क्योंकि अपने कुछ हार्मोन भी सिक्रेट करती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आते हैं। तो चलिए होता कैसे है, देखिए ये एक ओवरी है एंड इस ओवरी की जब हम बात करें तो इस ओवरी के अंदर का सारा पोर्शन जो होता है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। अब इस पोर्शन के जो पेरिफेरल पोर्शन है इसको बोल दिया जाता है ओवेरियन कॉर्टेक्स, और जो मिडल का पोर्शन होता है उसको बोल दिया जाता है ओवेरियन मेडुला। यानी कि इसके स्ट्रोमा को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड ओवेरियन मेडुला। अब यहाँ पर सेल्स रखी हुई होती हैं ऊगोनिया। ये ऊगोनिया जो होती हैं ये 2n होती हैं। जैसे सपोज एक ग्रीन ये ऊगोनिया बनाई गई हैं, ये ऊगोनिया 2n होती हैं नेचर में। टाइम के साथ साथ जब फीमेल प्यूबर्टी की तरफ रीच करती है तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल एक्टिवेशन होते हैं, और उन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में इन ऊगोनिया में से कुछ ऊगोनिया अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं प्राइमरी ऊसाइट में। तो ये जो आप सेंटर में देख रहे हो ग्रीन कलर में, दिस इज़ अ प्राइमरी ऊसाइट। और ये जो साइड में इसके चारों तरफ सेल्स बन गई हैं, सेल्स ने इसको कवर कर लिया है, ये सेल्स होती हैं आपकी नॉर्मल ग्रैनुलोसा सेल्स या फॉलिक्यूलर सेल्स हम इनको बोलते हैं। तो इस सेल्स के सराउंडिंग से जो आपकी प्रिंसेस है, जो प्राइमरी ऊसाइट है, वो सेंटर में रख दी गई है एंड अभी भी ये 2n है, और इसीलिए इस पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलना शुरू कर देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब आपकी हाइपोथैलेमस, जब आप प्यूबर्टी स्टेज में आ चुकी है कोई फीमेल, तो हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज़ होता है? एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं GnRH। GnRH के रिलीज़ होने से ये एक्ट करता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज़ होता है? FSH और LH। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि LH मेन हार्मोन है मेल के लिए, क्योंकि वो लीडिक सेल पे काम करता है और टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करता है। बट फीमेल के लिए FSH इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये FSH जाकर के इन फॉलिकल पे एक्ट करेगा और इनको ग्रो करवाएगा, तभी तो इसका नाम है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी एक ऐसा हार्मोन जो फॉलिकल की स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। एंड जब ये फॉलिकल ग्रो करेंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, फिर और FSH काम करेगा तो टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, फिर और FSH काम करेगा तो ये ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। देर आर डिफरेंट चेंजेस अगर इनसाइड द फॉलिकल, जो आपको मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगी। बस आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है इसमें प्राइमरी oocyte है, जो टर्शियरी फॉलिकल है इसमें सेकेंडरी oocyte है। यानी कि यहाँ पर डिवीजन हो चुकी है, यहाँ पे 2n था, ये 1n हो गया है, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो चुका है। देर इज मियोटिक डिवीजन। अब ये टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया, ये एक इसमें स्ट्रक्चर बन गई है, खाली स्पेस बन गया है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, एंड दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। अब आता है आपका दूसरा हार्मोन जिसको हम बोलते हैं LH। तो किसी भी फीमेल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने को बोला जाता है मेनार्क, और जब वो एंड हो जाती है तो उसको बोला जाता है मेनोपोज। मेनोपोज 45 से 50 की एज में आती है, और मेनार्क जो होते हैं वो 13 या 12 या 13 के अराउंड आ जाते हैं। तो जो मेनार्क वाली कंडीशन है उस टाइम पर जो फर्स्ट फॉलिकल बाहर आता है, जो फर्स्ट सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, वो बेसिकली LH के इन्फ्लुएंस में ही आता है। LH की जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे होता है तो LH सर्च पर होता है, और उसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। साफ शब्दों में याद रखना,
कि ये फॉलिकल बन रहे थे, LH का इफेक्ट आते ही ये ग्राफियन फॉलिकल क्या हो गया, रप्चर हो गया, और जो एग था, जो एग मेल के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, वो अब ओवरी से बाहर आ चुका है। एंड इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन, रिलीज ऑफ एग, दैट इज़ द ओवुलेशन। इसको बाहर कौन कैप्चर कर लेगी, ओविडक्ट के फिम्ब्रिये जो होंगे इनफंडिबुलम के, वो इसको कैप्चर कर लेंगे और वहाँ पर ये रुकेगा एक दिन के लिए। अगर वहाँ पर इसको ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वहाँ पर यहाँ पर इसको स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा एंड ये डेवलप करेगा इन द एम्ब्रियो फॉर्म, ठीक है। बट यहाँ पर अगर इसको कुछ नहीं मिलता है तो ये सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ख़त्म हो जाएगा और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्लियर। लेकिन जो पीछे बचा, जो फॉलिकल सेल्स पीछे बची, उनका क्या होगा, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH के इन्फ्लुएंस में क्या होगा, ये जो ग्राफिन फॉलिकल की सेल्स हैं ये कन्वर्ट हो जाती हैं एक येलो कलर की बॉडी में ओवरी के अंदर ही, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम एक येलो कलर की बॉडी होती है विच इज़ द रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, यानी जो ग्राफिन बच गया है उसका बचा हुआ पार्ट होता है ये। एंड यही कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्रीट करने के लिए एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। अब हार्मोन कैसे कैसे रिलीज होते हैं, देखो FSH जब आता जा रहा था तो फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी, तो फॉलिकल की ग्रोथ होने के साथ साथ फॉलिकल पे लेयर्स आ रही थी, डिफ्रेंशिएशन हो रहा था। तो फॉलिकल के बाहर एक लेयर आती है जिसको हम बोलते हैं थीका लेयर। थीका लेयर दो पार्ट में डिवाइड होती है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। थीका इंटरना जो होगी वो एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। थीका इंटरना से क्या रिलीज़ होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ होता है। अब जैसे ही लेयर बाहर आई तो ये LH के इन्फ्लुएंस में ओवम बाहर चला गया, ओवुलेशन हो गया और जो ग्राफियन फॉलिकल है कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या रिलीज़ करना शुरू कर दिया, प्रोजेस्टेरोन। तो हमारे फीमेल के पास दो हार्मोन रिलीज़ हुए, पहला जो फॉलिकल मैच्योर थे उनकी लेयर से एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। कहाँ से, कॉर्पस ल्यूटियम से। एस्ट्रोजन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है अगर प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, अगर प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती तो कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो वाइट कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगन्स, और फाइनली ये डिजेनरेट हो जाता है इन द ओवेरियन मेडुला रीजन, ठीक है। अब देखो ओवरी क्या रखती है, ओवरी कंसिस्ट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यू, यानी कि इसके पास फॉलिकल भी मिलेंगे और आपको इसमें स्ट्रोमल टिश्यू भी मिलेंगे। ओवरी हैज़ ग्रोइंग फॉलिकल हैविंग डेवलपिंग oocyte इनसाइड इट, इसके पास डेवलपिंग oocyte हैं, ये रहे सारे डेवलपिंग oocyte इसके पास होते हैं। FSH क्यों रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल, अभी मैंने बताया। एंड LH किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, यानी कि यहाँ पे इसकी रप्चरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओवरी के जो हार्मोन है वो कौन से हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, इट इज़ मेनली सिक्रेटेड बाय ओवेरियन फॉलिकल, जो थीका लेयर थी उसने इसको सिक्रेट किया है। एंड सम अमाउंट इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन ज़्यादा कहाँ से सिक्रेट होता है, यहाँ से। प्रोजेस्टेरोन इज द मेन हार्मोन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब इन दोनों का काम क्या क्या होता है ये समझो, डिटेल में हम 12th क्लास में पूरा करेंगे तो डोंट वरी। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच वॉइस। मेल में जो एंड्रोजन था वो लो पिच वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, बट इन फीमेल एस्ट्रोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच वॉइस एंड ऑल्सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैमरी ग्लैंड ग्रोथ ड्यूरिंग द प्यूबर्टी। जब आप प्यूबर्टी की एज में हो तो उस टाइम पर मैमरी ग्लैंड की जो डेवलपमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, एस्ट्रोजन की वजह से। फीमेल में हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन, प्यूबिक हेयर हैं, एक्सिलरी हेयर्स हैं, फेस पे हेयर आनी है नहीं आनी है, चेस्ट हेयर होने हैं नहीं होने हैं, वो सब कौन डिसाइड करता है, दैट इज़ डिसाइडेड बाय एस्ट्रोजन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्शुअल ऑर्गन इन फीमेल, फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया। फेलोपियन ट्यूब वो होती है जहाँ से मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवा है वो क्या करेगा, पास ऑन करेगा, या फिर जो सेकेंडरी oocyte होता है वो डेड फॉर्म के बाद भी वहाँ से पास आउट करता है। यूट्रस वो होती है प्लेस जहाँ पर जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं यूट्रस। फीमेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल की सॉफ्टनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन फॉर्म्स का शाइनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो एंड यूट्रस है, मेल फीमेल का जो यूट्रस है, जो मदर का वॉम्ब है, अगर मदर को लाइक प्रेग्नेंट होना है या फिर प्रेगनेंसी
मेंटेन करके रखनी है तो मेंटेन करने के लिए सबसे पहले एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर की लेयर होती है यूट्रस को, उसको बनाना ज़रूरी होता है। एस्ट्रोजन एक्चुअली उसको बनाने का काम करता है, एंडोमेट्रियम को। लेकिन अगर ये प्रेगनेंसी ना रहे तो उस कंडीशन में फीमेल अगर प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो जाती है विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ये बाहर आ जाती है। इसको मेंटेन कौन करके रखता है प्रेगनेंसी के टाइम पे? तो प्रोजेस्ट्रॉन इसको थिक करता है, इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन का और काम क्या होता है? एग का फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं oogenesis। प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मेंटेन द वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम यानी यूटेराइन वॉल को मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, यानी कि जब फीमेल प्रेग्नेंट है उस टाइम पर अगर मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्रोजेस्ट्रॉन। तो दोनों चीज़ें याद रख लेना कि जब प्यूबर्टी है उस टाइम पर मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। जब फीमेल प्रेग्नेंट है उस टाइम पर मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट कौन करवाता है? प्रोजेस्ट्रॉन। एंड जब डिलीवरी हो चुकी है उस टाइम पर उसके बाद जो मैमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होती है वो कौन करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो तीनों फंक्शन, तीनों रोल जो हैं हार्मोन के अलग अलग टाइम पर अलग अलग ग्लैंड करती हैं। क्लियर? तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ओवरी एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। देयर आर सम अनदर ऑर्गन जो आपके हार्मोन सेक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज़ योर हार्ट। देखो, जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो रास एक्टिवेट हो जाता है। रास इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जो किडनी इसको एक्टिवेट करवाती है बाय द हेल्प ऑफ जेजी सेल, क्योंकि वहाँ से रेनिन एक हार्मोन है या एक केमिकल या एक एंजाइम बोल लीजिए, वो एक्टिवेट कर देता है इस पूरे सिस्टम को। बट अगर वो एक्टिव रहा, वो सिस्टम एक्टिव रहा तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने लगता है तो ब्लड की वॉल, जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती हैं उन पर प्रेशर डलने लगता है, तो वो एट्रिया की वॉल तक पहुँचते हैं सिग्नल, और एट्रियल वॉल जो है उसके रिस्पॉन्स में ANF रिलीज़ करती है। ANF इज़ बेसिकली एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। ये एक ऐसा फैक्टर है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है, यानी कि दिस हार्मोन वर्क्स अगेंस्ट द रास सिस्टम, और वी कैन से ANF इज़ एंटागनिस्टिक टू रास या रेनिन, ठीक है, रेनिन के अगेंस्ट होता है। ये क्या करेगा? ये बेसिकली ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा। अगर उनका नैरो ल्यूमन था तो उनको डायलेट करके उनका ब्रॉड ल्यूमन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के बढ़ जाने से घट जाता है। produced when blood pressure is high and it causes vasodilation, that is the dilation of blood vessel and hence reduces blood pressure, इसलिए blood pressure को ये reduce कर देता है। ठीक है। सेकंड है जेजी सेल, जो किडनी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एंड ऑन द इमरजेंसी सिचुएशन, इन द इमरजेंसी सिचुएशन बेसिकली दे प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन विच इज़ अ फैक्टर जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है आरबीसी की प्रोडक्शन को। तो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो 4 हार्मोन ये रिलीज़ करता है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन और एंटेरोगेस्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ठीक है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम आप चाहो तो सिर्फ देख सकते हो, इसको मैं बता देती हूँ, लेकिन इसको ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। देखो, गैस्ट्रिन जो है ये स्टमक से रिलीज़ होता है, स्टमक पर ही काम करता है। इसका काम क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक यानी जो स्टमक की पैरास्टालिटिक मोटिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देना, जिससे गैस्ट्रिक जूसेस का मिक्सिंग अच्छे से होगी और डाइजेशन अच्छे से होगा। एंटेरोगेस्टेरॉन इज गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जो जॉर्डिनम से आता है लेकिन स्टमक पे काम करता है, और इसका काम होता है कि जो सिक्रीशन, जो मोटिलिटी हो रही है उसको डिक्रीज़ कर देना, उसको इनहिबिट कर देना। सिक्रेटिन एक अनदर हार्मोन जो जॉर्डिनम से रिलीज़ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज़ होता है, और टारगेट ऑर्गन होते हैं 3, पैनक्रियास, लिवर, स्टमक। पैनक्रियास पे काम करता है और कहता है उसे कि जाओ जाकर के बाइकार्बोनेट रिलीज़ करो पैनक्रियाटिक जूस में, ताकि जो स्टमक से एसिडिक कंडीशन आई थी उसको एल्किलाइन बनाया जा सके बाय रिलीजिंग HCO3 नेगेटिव आयन, दैट इज़ बाइकार्बोनेट आयन। उसके अलावा ये लीवर पे काम करता है एंड लीवर में सिक्रेशन इंक्रीज़ करवा देता है बाइल जूस का। बाइल जूस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें पता है लीवर बाइल जूस बनाता है लेकिन गॉल ब्लैडर बाइल जूस को स्टोर करता है। ठीक है, स्टमक पे काम करेगा और उसको कहेगा कि आप जाकर के डिक्रीज़ कर दीजिए गैस्ट्रिक सिक्रेशन को और मोटिलिटी को। तो ये सारी चीज़ें ना एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इस डायग्राम में दिखाई गई हैं, कुछ अलग नहीं है, इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। कोलिसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसका सोर्स होता है, टारगेट ऑर्गन इज द गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। गॉल ब्लैडर को जाएगा और बोलेगा कि आप जाइए भैया, क्या रिलीज़ कीजिए, बाइल रिलीज़ कीजिए, क्योंकि आपने वो स्टोर करके रखा हुआ है। एंड पैनक्रियास को कहेगा कि आप स्टिमुलेट कर दीजिए सिक्रेशन, किसका, पैनक्रियाटिक एंजाइम का सिक्रेशन आप स्टिमुलेट कर दीजिए। यहाँ पर एक स्पेशल नोट डाला गया है कि सेवरल नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर दैट इनेबल द नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, यानी कि बहुत सारी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो नॉन एंडोक्राइन हैं बट फिर भी वो क्या करती हैं, नॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि कुछ ग्रोथ फैक्टर।
डन। अगर हम हार्मोन की बात करें कि उसका नेचर कैसा होता है, तो 3 या 4 तरह के वो हो सकते हैं। पहला, जो प्रोटीन में सॉल्युबल हो या फिर जो इसका नेचर प्रोटीन का जैसा हो, प्रोटीनेशियस पेप्टाइडल हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आने वाले सारे हार्मोन, पिट्यूटरी से आने वाले सारे हार्मोन, थायराइड से आने वाला हार्मोन, पैराथायराइड से आने वाला हार्मोन यानी कि टीसीटी और पीटीएच, और हमारा थाइमस से आने वाला हार्मोन थाइमोसिन, और पैनक्रियाज से आने वाले जितने भी हार्मोन होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस और पेप्टाइड इन नेचर, यानी कि ये अमीनो एसिड की बनी हुई चेन्स होती हैं। अब अमीनो एसिड में मॉडिफिकेशन करके जो हार्मोन आते हैं वो आते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रिनल मेडुला से आने वाले हार्मोन, और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से आने वाला हार्मोन जो ये पीनियल से आने वाला हार्मोन जिसको हम मैजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड से आने वाला हार्मोन मेलेटोनिन, ठीक है, जो हमारी 24 जो आर्की वेक एंड स्लीप साइकिल होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। आयोडोनेटेड हार्मोन भी होते हैं जो T3 और T4 हैं, बेसिकली वो क्या है, टायरोसिन के ऊपर, टायरोसिन इज अमीनो एसिड एंड इस अमीनो एसिड के ऊपर आपने क्या अटैच करवा दिया है, आयोडीन। वेदर आप इसको 1 अटैच कर रहे हो या फिर 2 कर रहे हो या 3 कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, ये आयोडीन अटैच करवा रहे हो। तो ये जो मैंने अभी बनाया है ये 4 आयोडीन वाला टायरोसिन है, इसको हम बोलते हैं T4। अगर 3 होते तो T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ठीक है। इसी तरह जो कुछ हार्मोन होते हैं लाइक एस्ट्रोजन, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन और जो कोर्टिसोल है, वो सारे स्टेरॉयडल इन नेचर ही होंगे, ठीक है। अब कुछ हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं। देखिए, विदाउट रिसेप्टर हार्मोन कभी भी काम नहीं करता है, तो रिसेप्टर का होना ज़रूरी होता है। विदाउट रिसेप्टर हार्मोन आपकी बॉडी में कितना भी हो लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा। 2 तरीके के रिसेप्टर होते हैं, एक तो जो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ हो, न्यूक्लियर रिसेप्टर, और एक होता है जो मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हो, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। कैसे है समझो, जो रिसेप्टर यहाँ पे समझते हैं, एक होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। पहले यहाँ वाला समझते हैं। सपोज कर लो आपके पास लिपिड में सॉल्युबल रिसेप्टर नहीं है। आपको पता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड में सॉल्युबल चीज़ों को ही अलाउ करती है क्योंकि ये खुद लिपिड की बनी हुई है, तो लाइक को अट्रैक्ट करता है। तो इस कंडीशन में अगर ये लिपिड की बनी हुई है तो ये बाहर से अगर आप इसको कुछ लिपिड का दोगे तो ये ईजिली इसको क्रॉस कर जाएगा, राइट। बट अगर बाहर से आप कोई प्रोटीनेशियस हार्मोन दे रहे हो, सपोज आप पिट्यूटरी से आने वाला FSH दे रहे हो विच इज़ लिपिड इनसॉल्युबल, तो वो इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल को ही अलाउ करती है, एंट्री करती है। तो FSH आकर के इसके साथ जुड़ गया। हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर, ये रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एंड यहाँ पे FSH एक्ट करेगा प्राइमरी मैसेंजर की तरह, मेन इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है, ये इसके अंदर जाएगा और जाकर के सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट कर देगा साइटोप्लाज्म में। काइंड ऑफ अगर आप गर्ल्स हॉस्टल में जा रहे हैं, अगर कोई लड़का गर्ल हॉस्टल में जाता है तो वो डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकता है, उसको पहले बाहर के गेट पे जो वार्डन होती है उनसे बात करनी पड़ती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि FSH जो है वो यहाँ पर आया, FSH ने बाहर इंटरेक्ट किया क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं जा सकता था क्योंकि इसका नेचर सेम नहीं था, इसीलिए हम इसको प्राइमरी मैसेंजर बोलते हैं और इसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं। और ये जाकर के अंदर वाली जो सिग्नल है उनको एक्टिवेट करेगा, इनको हम सेकेंडरी मैसेंजर बोलते हैं, जैसे कि Ca2+ हो गया, कैल्शियम हो गया, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया, या फिर IP3 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया, आयोडोनिन ट्राइफॉस्फेट है ना, इनाइसोटोल ट्राइफॉस्फेट सॉरी। उसके बाद जैसे ही ये काम हुआ तो इसने DNA को एक्टिवेट किया, न्यूक्लियस के ऊपर काम किया, न्यूक्लियस ने DNA को एक्टिवेट किया और DNA से RNA बना ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, RNA से प्रोटीन बना ट्रांसलेशन के थ्रू, जिसका मतलब प्रोटीन बन गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आपने जनरेट कर दिया, यानी आपने एक बायोकेमिकल एक प्रोटीन बना दिया है, उसके रिगार्डिंग ये जनरेट हो गया। और उस प्रोटीन ने जब अपना एक्शन शो किया किस पे, FSH का काम क्या होता है, ओवरी के ऊपर जाकर के ओवरी में जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथ करवाना, तो इसने एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपना जनरेट कर दिया। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। बट अगर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो वो कब होंगे, जब बाहर से आने वाला कोई भी मैसेंजर डायरेक्टली एंटर कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि उसका नेचर जो है वो सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो जैसे सपोज एस्ट्रोजन क्या है, एक सेक्स हार्मोन है और ये लिपिड सॉल्युबल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें अलाउ करती है जो लिपिड सॉल्युबल हो, दोनों लिपिड सॉल्युबल हैं तो ये डायरेक्टली एंटर कर जाएगा। ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को भी डायरेक्टली एंटर कर सकता है, लिखा भी है हार्मोन बीइंग लिपिड सॉल्युबल क्रॉस द प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये डायरेक्टली अंदर एंट्री कर जाएगा। अंदर जाकर के ये इसके
जो डीएनए है, तो डीएनए पर अटैच होने के लिए इसके पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम बोलते हैं हार्मोन बाइंड्स टू इट्स न्यूक्लियर रिसेप्टर टू फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। यानी ये क्या है, एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है। इसके साथ बाइंड करते ही ये डीएनए को इन्फॉर्मेशन देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू डीएनए। नाउ इवेंचुअली इट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन होगी यानी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जनरेट होगा। जब ट्रांसलेशन हो जाएगी ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है। एंड फाइनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आ जाएगा कि एस्ट्रोजन आ चुका है और इसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है फीमेल के, उनको एक्टिवेट करना है। तो जब कोई भी रिसेप्टर कोई भी हार्मोन सॉल्युबल होता है लिपिड में, तो वो सीधा एंट्री करता है और प्राइमरी मैसेंजर की तरह ही काम करता है। वहाँ कोई सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होता है, वहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर नहीं होते। जबकि अगर कोई लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन आता है तो वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैसेंजर, उसके एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे काम करता है और सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करता है, कैल्शियम सीएमपी, और फिर जा कर के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल रिस्पांस जनरेट करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसको भी एक बार देख लीजिए आराम से, इसमें भी वही चीज़ें समझाई गई हैं कि एक न्यूक्लियर रिसेप्टर है जिसमें एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं स्टीरॉयड, आयोडोनेटेड हार्मोन, क्योंकि ये डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं एक्ट वाया दिस सिंस दीज आर लिपिड सॉल्युबल, तो दे कैन क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर, इनका बाहर होता है रिसेप्टर, तो ये हार्मोन बाहर आएंगे, फिर ये इसके प्राइमरी मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं, फिर ये अंदर जाकर के सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेंगे, जिसमें पेप्टाइड हो सकता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन हो सकते हैं। सिंस दीज आर लिपिड इनसॉल्युबल कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हैंस नीड एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर था, इसके 5 से 6 लेक्चर मेरे चैनल पर हैं, तो टेलीग्राम पर मेरा लिंक मिल जाएगा, और प्लीज़ जो अभी मैं टेलीग्राम का लिंक दे रही हूँ वो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट CSIR नेट लाइफ साइंसेस के हैं, उनके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल अलग से है, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। उस पर मैं DNA फिंगरप्रिंटिंग करवाने वाली हूँ आपको बहुत ही जल्दी, जो लाइक नीट के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड CSIR के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप बने रहिए और चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मेरा पुराना चैनल टेलीग्राम का ड्यू टू सम रीज़न हैक हो गया है, या फिर बोल सकते हो डिलीट हो गया है, तो उस पर मैं एक्टिव नहीं हूँ। मैं नया चैनल आपको दे रही हूँ, आप प्लीज़ इस चैनल पर जाइए और जाकर के एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन आती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।